प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। तुष्टीकरण को बताया कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति। कहा, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 है राजस्थान। धार्मिक जुलूसों पर होती है पत्थरबाजी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, राजस्थान विकसित होगा तो विकसित होगा भारत। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया लगभग 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। कहा, 2014 से पहले कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जाता था गरीबों का पैसा। भाजपा सरकार ने कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को किया ध्वस्त। पांच दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए आप नेता संजय सिंह। शराब घोटाले में करोड़ों रुपए लेने के आरोप में कल हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, असल सरगना की गिरफ्तारी अभी है बाकी। आम आदमी पार्टी का कई शहरों में प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत पर दिया बल। कहा, पिछले 9 वर्षों में देश में आतंकवाद के सभी स्वरूपों पर मजबूती से कसी गई है नकेल। दिल्ली में एनआईए के एंटी टेरर सम्मेलन का किया उद्घाटन। सिक्किम में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। आपदा में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भी मुहैया कराई जा रही है मदद। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को फोन कर ली ताजा हालात की जानकारी। एशियाई खेलों में भारत ने आज झटके 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक। तीरंदाजी में भारत की पुरुष व महिला कंपाउंड टीमों ने लगाया गोल्ड पर निशाना। स्क्वॉश में दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने जीता स्वर्ण। सौरभ घोषाल ने हासिल किया रजत। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने खेली शतकीय पारियां। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास को सराहा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमाई बंद हो गई, इसलिए उसे मोदी पर गुस्सा है। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर राज्य की बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी ठहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नशे का कारोबार बढ़ा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को
देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगातार बिगड़ते धार्मिक सौहार्द को लेकर भी अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें ना आती हों। जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। आप सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद कल शाम गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेज दिया है। गृह मंत्रालय ने JKDFP यानी जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। इस पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। ये संगठन वर्ष 1998 से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद और आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है। इस संगठन के सदस्य लोगों को उकसाकर कश्मीर को एक अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। इस संगठन के विरुद्ध UAPA 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कई आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं। Technology and support to UAE to implement the RuPay card system in UAE such that the UAE card can be used in India as a RuPay card, and all RuPay card owners in India, when they travel to UAE, can use the RuPay card in the UAE. This is the internationalization of the RuPay card. This opens the doors for many such partnerships for NPCI and is truly a game changer in terms of integrating business and the economies of India and the UAE. सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही की खबर है। इस बाढ़ के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में घर, वाहन, पुल और सड़कें बह गई हैं। NDRF की कई टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। सेना के लापता 22 सैनिकों की तलाश का अभियान जारी है। नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा और टेलीफोन कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गई है। घर हो या क्षतिग्रस्त पुल या यहाँ बन रहे प्रोजेक्ट, सभी बाढ़ की विभीषिका की गवाही दे रहे हैं। बाढ़ का पानी भले ही अब कम हो गया हो, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है टूटे हुए घर और बिखरे हुए मलबे।
प्राकृतिक आपदा की मार से बेहाल पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में सेना एनडीआरएफ के साथ बचाव कार्य में जुटी है। सेना के जवानों द्वारा फंसे हुए लोगों को निकालने के साथ सेना के लापता जवानों को ढूंढने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। त्रिशक्ति कोर के सैनिक उत्तर सिक्किम में चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन के क्षेत्र में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता और टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। उत्तर सिक्किम के गंभीर रूप से प्रभावित चुंगथांग और मंगन क्षेत्र में राज्य प्रशासन के समन्वय व सेना द्वारा 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया है। सिंगथम में 12 फुट मलबा जमा है। यहां से 7 लोगों को निकालने में एनडीआरएफ के जवानों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार की मध्य रात्रि को आए सैलाब में तीस्ता नदी के किनारे बने घर, मकान और दूसरी इमारतें धराशायी हो गईं। सैलाब में 14 पुल ध्वस्त हो गए, 41 गाड़ियां डूब चुकी हैं। सेना के कैंप उखड़ चुके हैं। नदी किनारे बने अस्थायी कैंप में रह रहे सेना के 23 जवान भी सैलाब में बह गए, जिनमें से एक के ही मिलने की सूचना है। गुरुवार सुबह तक हादसे में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी 22 सैन्य कर्मियों सहित 100 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच तबाही की स्थिति की समीक्षा करने को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई। सिक्किम में बादल फटने के बाद उत्तरी पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति खराब होने लगी है। तीस्ता नदी में आई बाढ़ की वजह से राज्य के पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग और कलिम्पोंग और तराई एवं दुलार इलाकों के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बचाव दल ने अब तक इन इलाकों से 5,000 से अधिक लोगों को बचाया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दार्जिलिंग जिले के सेवेकों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। The situation is very, very disturbing. People are suffered. There is an uncertainty even now. And flash floods is something which does cause concern everywhere. We have to see what can be done immediately as by way of relief. Then also, what preventive measures can be taken. See, before the floods, during the floods, after the floods. There are various things that have to be done ideally. We should be prepared for that. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ जैसे हालात को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में राज्य सरकार के कई अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। गुजरात के अहमदाबाद में नमोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसका उद्देश्य पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का है। मन की बात अनेक रंगी भारत को जोड़ता रेडियो तरंग नामक एक अद्भुत एवं अनोखा रेडियो प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले सुशासन महिमा नमोत्सव में मन की बात अनेक रंगी भारत को जोड़ता रेडियो तरंग नामक एक अनोखी रेडियो प्रदर्शनी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। अहमदाबाद के पिराड़ा में श्री कल्की निष्कलंकी नारायण तीर्थ धाम प्रेरणा पीठ में सुशासन महिमा नमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मज्ञ कामों और उनके समर्पित जीवन कार्य के बारे में समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का है। 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से शुरू हुआ एक कार्यक्रम 16 अक्टूबर तक चलेगा। नमोत्सव के दौरान मन की बात भारत की आवाज रिले रीडिंग द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रचने का दृढ़ संकल्प रखा गया है, जबकि प्रजाकीय योजना का 75,000 लाभार्थियों द्वारा भारत माता के चरणों में कमल अर्पण का आयोजन किया गया है। तो मन की बात अनेक रंगी भारत को जोड़ता रेडियो तरंग नामक एक अद्भुत एवं अनोखी रेडियो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके अलावा विश्व कल्याणक समर्थ भारत के लिए मां भारती यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। तो नमोत्सव में हर एक भारतवासी के कल्याण हेतु अमृत योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले सुशासन महिमा नमोत्सव अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन कार्य को सकारात्मक कार्यांजलि देने के लिए आने वाले दिनों में समाज के विविध क्षेत्र के आगेवानों, केंद्र सरकार के मंत्री, विविध राज्यों के मंत्री, मेयर, संत समाज के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित उद्योगपति, राष्ट्रीय कक्षा के कलाकारों, साहित्यकार, फिल्मी कलाकार और नामांकित डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। भार्गव द्विवेदी, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा 2018, 2020 और 2021 बैच के अधिकारियों और भारतीय व्यापार सेवा 2022 बैच के प्रोबेशनर्स ने आज राष्ट्रपति भवन में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग और खपत किसी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के संकेतकों में से एक है। इसलिए जैसे जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बिजली की मांग और खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो देश के विकास को और अधिक प्रेरित करेगी। वहीं राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। ये निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो न केवल व्यापार नियामक हैं, बल्कि व्यापार सुगमकर्ता भी हैं। Dear pensioners of Central Power in Engineering Service and Indian Trade Service, I congratulate you all for your selection in the prestigious services. I believe that your training has enabled you to make effective contribution in the progress of power and trade sectors of India. Both these services are important in the context of economic growth and development of the country. One more thing that is common for both these sectors is that they promote connectivity and an interconnected ecosystem further boosts energy and trade sectors. स्वच्छता का विशेष अभियान 3.0 दिल्ली कस्टम्स में जोर शोर से जारी है। इस अभियान के अंतर्गत एयर कार्गो आयात आयुक्तालय ने इंपोर्ट शेड में 20 टन पुरानी फाइलें और कागजात साफ किए, जिससे 1200 स्क्वायर फीट जगह साफ हुई। इस जगह को अब किसी और कार्य में इस्तेमाल किए जाने की योजना बनाई जाएगी। जो कागजात हैं, जब इंपोर्टर्स जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, इंपोर्ट के वक्त पे जो कागज़ फाइल करते हैं वो कस्टम्स में हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, लेकिन कुछ जो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करते हैं वो फिजिकल होते थे 2017 से पहले तक। अब वो सब भी इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गए हैं। तो ये वो कागज़ हैं जो एकत्रित हो गए हैं, तो तकरीबन 20 टन के आसपास है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये सारा डिस्पोजल के लिए रिसाइकलिंग हेतु पेपर फैक्ट्री में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री ने एक नया इतिहास रचा है। गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में बिक्री पहली बार 1.5 करोड़ रुपये के पार पहुंची। आइए आज न्यूज़ लेंस में आपको दिखाते हैं खादी का सफ़र और क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं इसके प्रोत्साहन के लिए। खादी एक हाथ से काता गया और हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है जो पारंपरिक रूप से कपास के रेशों से बनाया जाता है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसका गहरा ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व है। पिछले 9 वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली वासियों ने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। गांधी जयंती के मौके पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस खादी भवन में 1,52,45,000 रुपए मूल्य के खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई, जो एक नया रिकॉर्ड है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में गांधी जयंती के दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस खादी भवन में 1,33,95,000 रुपए की बिक्री हुई थी। पिछले 9 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल के मंत्र ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को 1.34 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राजघाट पर पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विश्व के राजनेताओं का खादी वस्त्रों से स्वागत कर न केवल खादी को वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि देश की जनता को खादी खरीदने के लिए प्रेरित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी खरीदने की अपील की थी। इस अपील के बाद खादी के इतिहास में पहली बार दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में एक दिन में रिकॉर्ड 1.52 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, देश भर के हमारे परिवारजनों ने खादी की खरीदारी का जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उससे पता चलता है कि ये किस प्रकार जन भावना का एक सशक्त प्रतीक बन गई है। मुझे विश्वास है कि खादी के प्रति ये लगाव नित नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बल मिलेगा। खादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खादी इंडिया ने सितंबर 2022 में निफ्ट गांधीनगर में एक प्रदर्शनी और एक फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया। अपनी विशिष्टता और पारदर्शिता गुणवत्ता के लिए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे वैश्विक बाजारों से भारतीय खादी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार से 4 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक के 13 सूखा प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। इस पर बेंगलुरु से और जानकारी दी है हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और कहा है कि इस समय कर्नाटक सरकार को तुरंत 6,000 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है, जिसके बाद केंद्र की ये टीम इन इलाकों का जायजा लेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीआरएफ के नियमों के तहत कर्नाटक सरकार को करीब 4,000 करोड़ रुपए सूखाग्रस्त इलाकों में इस स्थिति से निपटने के लिए दिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार मांग कर रही है 6,000 करोड़ रुपए की। देखा जाए तो कर्नाटक में ये सूखाग्रस्त इलाके जो है पहली बार यहाँ पर सूखा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में करीब 11 बार इन इलाकों में सूखा घोषित किया गया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या कर्नाटक सरकार को इस बात का एहसास नहीं था कि इन इलाकों में इस तरह का सूखा होने की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, किसानों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगस्त के महीने में ही ये अंदाज़ा लग चुका था कि कर्नाटक में मानसून की बारिश की कमी के चलते ये इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाए और अगस्त के दौरान कर्नाटक सरकार राज्य में अपनी तमाम स्कीम्स को लागू करने में काफ़ी बिजी नज़र आई और इन स्कीम्स के चलते प्रचार में काफ़ी व्यस्त रही। तो यही सवाल है कि क्या कर्नाटक सरकार ये जानते हुए कि पिछले 20 साल में इन तमाम इलाकों में पहले भी सूखा हुआ था, सूखाग्रस्त इलाके हैं ये, तो इन इलाकों में क्यों सरकार ने सिंचाई के कोई इंतज़ाम नहीं किए, क्यों माइनर इरिगेशन को लेकर यहाँ पर पहले से कोई इंतज़ाम नहीं हुए। ऐसे में इस वक्त किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बात को जानते हुए भी कि पिछले 2 दशक में ये 12वीं बार यहाँ पर सूखा पड़ा है, तो सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं थी, क्यों इन इलाकों में सिंचाई के इंतज़ाम नहीं हुए और क्यों इन इलाकों में पशुओं को और किसानों को जो है इस तरह की स्थिति से बचाने के लिए कोई कोशिशें क्यों नहीं की गई। कैमरामैन गणेश के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर।
चीन में चल रहे एशियन गेम्स में 35 किलोमीटर मिश्रित पैदल चाल में भारत के एथलीट राम बाबू ने कांस्य पदक जीता है। 24 साल के राम बाबू बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बुलंद हौसले और कड़े संघर्ष के बाद ये कामयाबी हासिल की है। राम बाबू ने कभी मजदूरी तो कभी वेटर का काम किया, हालांकि वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। हिम्मत, हौसले और लगन की असली मिसाल है एथलीट राम बाबू के गले में लटका यह मेडल। 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक टीम इवेंट में राम बाबू ने कांस्य पदक अपने नाम किया और एक बार फिर अपने नाम को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। राम बाबू के सफर की कहानी संघर्षों से भरी है। पिता 2 जून की रोटी के लिए मजदूरी किया करते थे। आर्थिक तंगी के बीच उपलब्धि का सफर तय करने वाले राम बाबू अपने संघर्ष के दिनों को आज भी याद करते हैं। मेरे पापा गांव में लेबर वर्क का काम करते हैं। मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। बट होता है कि मेहनत रंग लाती है। मैंने हार नहीं मानी। मेरे मम्मी का सपना था कि हम चाहे जैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, बट हमारा जो बेटा है वो अच्छा करे, ऐसा काम करे कि उसकी ज़िंदगी संवर जाए, उसकी ज़िंदगी हमारे जैसे ना कटे। तो मैंने मेहनत की और मैंने आज इस मुकाम को हासिल किया। हालांकि जहां संघर्ष होता है वहां सफलता को आने में देर नहीं लगती। राम बाबू ने अपना हौसला नहीं खोया और जल्द ही उन्हें एथलीटों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही तमाम सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलने लगा। इसका श्रेय मैं अपने फेडरेशन को देना चाहूँगा, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें मतलब कि हमारा सपोर्ट कर रही है। हमें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए एब्रॉड कैंप भेज रही है और नेशनल कैंप कंटिन्यू कर रही है। जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो फैसिलिटीज़ दे रही है। राम बाबू मानते हैं कि आज देश में खेल का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं वह अपने आप में अद्भुत है। मोदी जी हैं, सबके लिए ट्वीट करते हैं और सबसे पर्सनली मिलते हैं, जो कि काफ़ी एथलीट को प्रेरित करती है। और जो अभी जो एथलीट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं वो भी प्रेरित होते हैं इससे कि हम भी ऐसा काम करें, ऐसा मेहनत करें, इस प्लेटफॉर्म पे जाएं कि हम भी मिल सकें उनसे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए और जो नए एथलीट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और इंस्पिरेशन है ये चीज़। आज भी खपरेल के कच्चे मकान में रहने और मजदूरी करने वाले परिवार में उनकी मां मीना देवी ने बताया कि यह गौरवशाली पल है। गरीब होना या मजदूरी करना कोई मायने नहीं रखता। अपने गरीबी में हम कैसे उसको वहां तक पहुंचाए, वो भी अपना जिम्मेदारी समझ के, वो भी काम धंधा जैसे तैसे करके अपना जिम्मेदारी समझा, अपने मेहनत किया इतना कि वहां तक पहुंचा है। आया था घर पे तो उसके पिताजी काम कर रहे थे नरेगा में, तो अपने पिताजी के साथ 1 महीना वो खचिया फेंका था। बस वही हमारे परिश्रम का फल हमको मिल गया। भगवान ने हमारा सुन लिया। हमारा राम बाबू इतना मेहनत किया, भगवान उसका सुन लिया। बस हमको यही खुशी है। राम बाबू अब पेरिस ओलंपिक की ओर देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर अब उन्हें पहले से ज्यादा सुविधा है। साथ ही ट्रेनिंग के लिए अब उनके पास विदेशी कोच भी है। तो केवल राम बाबू ही नहीं बल्कि राम बाबू जैसे कई एथलीट देश में हैं जिनकी संघर्ष की अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन इस संघर्ष को केंद्र सरकार की तमाम खेलों को लेकर चल रही नीतियों से बड़ा फायदा मिला है, जिसे ये एथलीट मानते भी हैं और समझते भी हैं। और उनका अब अगला लक्ष्य यही है कि वो इन तमाम सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उसको पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। भारत की मेजबानी में आज से शुरू हुए 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने गत विजेता इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाए थे। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने सर्वाधिक 77 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान जोस बटलर 43 रन का योगदान उन्होंने दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने शानदार शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने शतकीय पारियां खेली और 273 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिलाई। कॉनवे 152 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रचिन रविंद्र ने नाबाद 123 रन बनाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।